हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हमने फ्लो मेजरमेंट वगैरह वगैरह के बारे में देखा था। आज हमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में समझना है। सरफेस प्रोफाइल्स देखेंगे और फिर ये समझेंगे कि कोई फ़्लो किसी समय पे ऐसा क्यों है, या ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, या फ़्लो मेजरमेंट फ़्लो प्रोफाइल कैसे जानेंगे, वो सब आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो हमारा आज का पार्ट है, पहले ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहते किसको हैं। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो वो कंडीशन है जो स्टेडी है, नॉन यूनिफॉर्म है। स्टेडी मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन स्पाशियली चेंज हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में फ़्लो चेंज हो रहा है। तो ये कब होता है? जब आपका बेड स्लोप एग्जिस्ट करे। मतलब बेड स्लोप मतलब बेड का जो स्लोप है वो ज़ीरो ना हो, थोड़ा सा कुछ वैल्यू हो, जिसकी वजह से ग्रेविटी पिक्चर में आती है। और ग्रेविटी पिक्चर में आती है तो एक जगह से दूसरे जगह के फ़्लो के डेप्थ में, फ़्लो के वेलोसिटी में, प्रोफाइल में चीज़ें चेंज होती है। तो आपको अगर डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप बोलोगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज़ ए स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो इन विच द डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस ग्रेजुअली फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। सेक्शन टू सेक्शन वही है जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम देख रहे हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ के दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे हैं, तो उसके बीच में फ़्लो प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। और फ्लो प्रॉपर्टीज़ क्या चेंज हो सकती है? फ़्लो रेट चेंज हो सकता है, फ़्लो वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फ़्लो डेप्थ चेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके टिपिकल एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास? टिपिकल एग्जांपल्स जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के हैं वो हैं जैसे बैक वाटर प्रोफाइल फॉर्म्ड अप स्ट्रीम ऑफ ए डैम। मतलब अगर कोई डैम है, उसके डैम के आने से पहले जो अप स्ट्रीम केस में, अप स्ट्रीम मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई डैम या ऑब्स्ट्रक्शन है, उसके पहले जो वाटर का प्रोफाइल बनता है, या ड्रॉ डाउन प्रोफाइल जो सडन ड्रॉप से बनता है। ये सब हम लोग आगे जब प्रोफाइल के बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको ये समझना ज़रूरी है कि सडन ये जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ करता है कि मतलब अप स्ट्रीम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या ड्रॉप है उसकी वजह से। बाकी पिक्चर के साथ आपको डायग्राम के साथ आज के क्लास में आगे समझाया जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब कहता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है लॉसेस ड्यू टू स्ट्रीमलाइन कर्वेचर आर नेग्लिजिबल। क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो हमारा जो टर्बुलेंस या वेक रीजन की वजह से जो लॉस होता है, वाटर स्ट्रीमलाइन जो टेढ़ा मेढ़ा होता है या एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है, वो इस तब करता है जब हमारा फ्लो टर्बुलेंट हो। और फ्लो टर्बुलेंट कब होगा? जब वेलोसिटी काफ़ी हाई होगी। लेकिन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होता है, सिंस बेड स्लोप उतना स्टीप नहीं है, वो माइल्ड है, तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन बनता है 1/n/r⁴ उस केस में हमारा वेलोसिटी स्लो हो जाती है। वेलोसिटी स्लो हो जाती है तो हमारा टर्बुलेंस की वजह वाला एनर्जी लॉस नहीं होता है, बट जो एनर्जी लॉस होता है वो बेसिकली बाउंड्री फ्रिक्शन की वजह से होता है। जो मैं कंक्रीट का एग्जांपल, कंक्रीट के ऊपर फ्लो शुरू में बता रहा था इस सब्जेक्ट के शुरू में, कि वहाँ कैसे फ्रिक्शन जनरेट होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हो रहा है वो सिर्फ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के केस में कंसिडर होता है। ठीक है, अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में 3 टाइप के जो स्लोप होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। 3 टाइप के क्या क्या स्लोप होते हैं, पहले वो समझते हैं। पहला बेड स्लोप, जो सरफेस जो जहाँ पे पानी बह रहा है उस ग्राउंड का स्लोप कैसा है, वो आपका बेड स्लोप हो गया। वाटर सरफेस स्लोप क्या है? वाटर सरफेस स्लोप वो है जैसे बेड के ऊपर जो वाइड डेप्थ का वाटर जा रहा है, उस वाटर का क्या सरफेस है, उस वाटर का क्या सरफेस है, ये आगे के डायग्राम में भी आपको समझ में आ जाएगा। और SF है एनर्जी स्लोप। तो मोस्ट मेजर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है, हमको क्या है, GVF प्रोफाइल, ग्रेजुअली वेरिड प्रोफाइल ही मिलता है। अच्छा, तो मैं समझा रहा था अभी आपको 3 स्लोप, वो आप अगले फिगर में, इस फिगर में जो अभी स्लाइड पे दिख रहा है उससे समझ सकते हो। बेड का स्लोप मतलब हुआ कि जिसके ऊपर पानी बह रहा है उसका अपना क्या स्लोप है। ठीक है, और फिर उस बेड के ऊपर वाइड डेप्थ ऑफ वाटर होगा। वाइड डेप्थ ऑफ वाटर का जो वो डीप सा लाइन दिख रहा है आपको, एकदम डार्क ब्लैक लाइन, वो वाटर सरफेस है।
अब जब आपको मैं एनर्जी इक्वेशन बता रहा था, वो बोल रहा था वाटर डेप्थ के ऊपर भी एक वेलोसिटी हेड, वो आपको दिखता नहीं है लेकिन वेलोसिटी की वजह से एनर्जी हेड वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो रहा है कि अगर जो हमारा वाटर सरफेस के ऊपर जो वेलोसिटी हेड अगर वो वेरी कर रहा है तो उसकी वजह से आपको चेंजिंग एनर्जी स्लोप दिखेगा। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर 3 टाइप ऑफ स्लोप के। और इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, ग्रेजुअली वैलिड स्लोप में तीनों जो वैल्यूज़ हैं, बेड स्लोप, वाटर प्रोफाइल और द एनर्जी स्लोप, उसको फ्रिक्शन स्लोप भी बोलते हैं एनर्जी स्लोप को, दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि रियल सिनारियो में ये इक्वल हो भी नहीं सकते, और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो ही हमारा रियल सिनारियो है। आपको अगर याद हो तो मैं जब यूनिफॉर्म फ़्लो बता रहा था तो मैंने बोला था यूनिफॉर्म फ़्लो वो कंडीशन है जब कि आपका ग्रेविटी और फ्रिक्शन दोनों बराबर हो जाए तो जाके वो यूनिफॉर्म स्लोप होता है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस तो बहुत ही रेयर है। नॉर्मली तो ये चीज़ें एक दूसरे से वेरी करती हैं, एंड ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज़ द मेन फ्लो दैट यू विल बी एनकाउंटरिंग, इज़ द मेन टाइप ऑफ फ्लो दैट यू विल बी एनकाउंटरिंग नॉर्मली in your computation or naturally obtaining water flows या ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, अच्छा अब हमारा एजम्पशन क्या क्या होता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। हमें ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के एजम्पशन इसलिए जानने होते हैं क्योंकि हम अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे कि कोई डैम के पास वाटर फ्लो को एनालाइज कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर चैनल में फ़्लो को एनालाइज कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चैनल से अगर रिजर्वायर में वाटर जा रहा है उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मेन गोल तो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना। तो जो मैं लास्ट क्लास में भी बता रहा था, तो अगर डिज़ाइन करने के लिए हमको पूरा प्रोफाइल मालूम होना चाहिए, और पूरा प्रोफाइल हमें मालूम है तो उसे सिंप्लीफाइड वे में जितना से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके हम समझ सकते हैं उतना हमारे लिए कंप्यूटेशन ईजी होगा, एनालिसिस ईजी होगी। तो इसलिए हम लोग सर्टेन एजम्पशंस लेते हैं। अब उन सर्टेन एजम्पशंस के बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला एजम्पशन क्या है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, पहला है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन लेते हैं हम लोग। मतलब कि हम लोग मानते हैं कि कोई फ्लो अगर हो रहा है तो वो फ्लो इतना ग्रेजुअल है कि अगर मान लो कोई छोटा सा सेक्शन काटे, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है और सपोज़ ये पर्टिकुलर सेक्शन मैंने काटा एनालिसिस करने के लिए, तो इस सेक्शन के बीच में जो यहाँ पे ये जो स्लोप है वो इतना कम है कि हम लोग मान सकते हैं कि ये एक तरह से हॉरिजेंटल है, और जो ओनली प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो वाटर फ्लो के डेप्थ से हो रहा है, और मेरा ये बेड स्लोप ना ऐसे है ना ऐसे, इसलिए हमारा कुछ प्रोफाइल की वजह से कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। ऑल द वेरिएशन इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर फ्लो डेप्थ। तो हम लोग जो इसलिए मानते हैं कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाइड्रोस्टैटिक रहेगा, क्योंकि स्ट्रीम लाइन्स आर स्मॉल, स्ट्रीम लाइन्स कर्वेचर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स आर स्मॉल, मतलब ये जो कर्वेचर स्ट्रीम लाइन्स का बन रहा है ये इतना वाइड नहीं है, इतना तगड़ा नहीं है कि आपको यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अलावा कोई और प्रेशर दिखेगा। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा है रेजिस्टेंस लॉ अप्लाई। रेजिस्टेंस लॉ क्या है? रेजिस्टेंस लॉ बेसिकली कोई भी वेलोसिटी जो आप कैलकुलेट करते हो, मैं जो फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का 2 तरीका मैंने आपको बताया था, जिसमें एक चेजिस इक्वेशन था और एक मैनिंग्स इक्वेशन था। दोनों तो फ्रिक्शन की वजह से ही फोर्सेस आते हैं और ग्रेविटी से फोर्सेस मिलते हैं, उसके बेसिस पे हमने डिटरमाइन किया था। वो उसका डेरिवेशन मैंने आपको नहीं बताया था, बट मैंने फार्मूला बताया था। फार्मूला में आपको याद होगा कि 2 टर्म आते थे। मैनिंग्स के केस में n आता था जो सरफेस रफनेस कोएफिशिएंट था, और चेजिस के केस में c आता था जो चेजिस कोएफिशिएंट था, वो भी कुछ रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। तो अगर हम रेजिस्टेंस लॉ अप्लाई मानेंगे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में, तभी हम वेलोसिटी का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का कैलकुलेशन करते हैं या फोर्सेस पता करते हैं, उसमें हम लोग ये मानते हैं कि हमारा ये वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो हम लोग लगा सकते हैं, वो लागू किया जा सकता है। इसलिए वन ऑफ द एजम्पशंस इज रेजिस्टेंस लॉ अप्लाइज। ओके,
उसके बाद है स्मॉल बेड स्लोप। देखो ये तो सबसे पहला है। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब ही है कि बेड स्लोप आपका इतना स्लो हो कि फ्लो बहुत ग्रेजुअल है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम बेड स्लोप स्मॉल नहीं मानते तो हमारा तो वेलोसिटी बहुत इंक्रीज़ करेगा, वेलोसिटी बहुत इंक्रीज़ करेगा। तो आप यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वाटर का, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है, वो ऊपर वाला जो एनर्जी लाइन है वो वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड ही नहीं करेगा। तो अगर वो वाटर सरफेस के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा तो हम मतलब हमारा वेलोसिटी हेड है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हेड है, तो वो हम लोग इस केस में नहीं मानते। हम मानते हैं कि वेलोसिटी हेड जो है दैट इज़ v²/2g का जो टर्म है वो उतना डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि चैनल बेड स्लोप स्मॉल है। तो हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को अप्रॉक्सीमेटली वाटर सरफेस से कोइंसाइडिंग मान लेते हैं। आप अभी देखोगे कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फ्लो प्रोफाइल के को समझने में, क्योंकि हम लोग जब एनर्जी के बारे में वहाँ बात करते हैं तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान लेते हैं कि HGL जो है हमारा वाटर सरफेस से कोइंसाइड कर रहा है एंड वेलोसिटी हेड इज़ टू स्मॉल टू बी कंसीडर्ड इन द एनालिसिस, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन योर चैनल बेड इज़ स्मॉल इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर assumption टू रिमेन वैलिड। ओके, इसके अलावा भी और कुछ एजम्पशंस है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। ये एजम्पशंस मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको एग्जाम में कि व्हाट पर्टिकुलर एजम्पशंस यू आर टेकिंग व्हाइल डिफाइनिंग द थिंग्स इन अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इन एडिशन टू दैट, उसके अलावा अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे कि इस जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के जितने फार्मूलाज आए हैं, जितने अंडरस्टैंडिंग है, वो किस एजम्पशन पे बेस्ड है, तो जब आप रियल लाइफ में साइट पे काम करोगे तो आपको पता होगा कि हम ये एक्चुअली मान के चले थे कि ये एजम्पशंस थे, और मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई एक एजम्पशन वायलेट हो रहा है, मतलब कोई एक एजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको आइडिया लग जाएगा कि शायद यहाँ पे वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए किसी भी थ्योरी के या किसी भी फॉर्मूलेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग होता है कि हमें उसके एडिशनल एजम्पशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वन ऑफ द एडिशनल एजम्पशन है कि नो एयर इंट्रेनमेंट। एयर इंट्रेनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर अंदर में हुआ, मान लो वाटर के अंदर एयर फंसा हुआ तो वो तो बबल्स बनेंगे, बबल्स की वजह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आएगा, बबल्स के वजह से कभी कभी कोरोजन भी हो जाता है, बबल्स एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत सारे कोड्स आपने नहीं देखे होंगे, बट मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे कोड्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं उसमें एयर इंट्रेनमेंट एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन है, एंड रिसर्चर्स हैव ऑलरेडी फोकस्ड इन ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ए लॉट। क्योंकि एयर इंट्रेनमेंट के बारे में हमें समझना ओवरऑल फोर्स के, ओवरऑल स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग ग्रेजुअली वेरिड फ्लो पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि एयर इंट्रेनमेंट नहीं है। लेकिन आपको ये भी बात मैं बोल दूँ कि आप अभी तो आप ये सिंपलिस्टिक एनालिसिस पढ़ रहे हो, बट हो सकता है जब आप में से कोई पर्टिकुलर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जाके किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे लगा रहा है, वहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको एयर इंट्रेनमेंट को इंक्लूड करने का सजेशन हो और उसके लिए रेलिवेंट कोड्स आपको दिए जाएं। बट सिंस दिस इज़ अ वेरी सिंपलिस्टिक एनालिसिस टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल गोज थ्रू द हाइड्रोलिक एनालिसिस थिंग और वट एवर गोज ऑन थ्रू व्हेन यू do study the open channel flow, these assumptions are basically given to you to make things simpler for you. Okay, अब बोल रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, लिखा हुआ है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स एसेंशियली कांस्टेंट अलोंग द चैनल बिकॉज देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज टेकन एज कांस्टेंट। देखो, अगर मान लो हमारा हर जगह वेलोसिटी बराबर नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी हर लोकेशन पे चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो v²/2g वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, और हमने तो v²/2g माइल स्लोप की वजह से कम माना है। तो वहीं उसी एजम्पशन से एक और एजम्पशन आ जाता है कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूनिफॉर्म मानते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वेलोसिटी है वो दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन पे भी वो वेलोसिटी है।
रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट आर कांस्टेंट। देखो मैं बता रहा था कि रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट जो दो है, जो मैनिंग्स इक्वेशन में या फिर चेजिस इक्वेशन में सी आता है, उसके बेस पे हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो ये जो या एन है या सी है, ये पैरामीटर ही वेरी करने लग जाए, तो अगर ये पैरामीटर वेरी करेगा तो इस पैरामीटर के वेरी करने का मतलब क्या है कि हमारा वेलोसिटी टर्म वेरी करेगा। वेलोसिटी टर्म वेरी करेगा तो हमारा जो एनर्जी, वो वेलोसिटी हेड है, वो वेरी करने लग जाएगा। वेलोसिटी हेड वेरी करने लग जाएगा तो हम नो लॉन्गर ये समझ सकते हैं कि वाटर प्रोफाइल और एनर्जी प्रोफाइल को बराबर नहीं मान सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट ऐसा है कि अगर आप इन चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपके बाकी एजम्पशंस भी वायलेट होने लगेंगे। सो टू मेक दैट एवरीथिंग सिंपलर, वन ऑफ द एजम्पशंस इज़ आपका जो मैनिंग्स कोएफिशिएंट या चेजिस कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट हो। आप नॉर्मली भी अगर आप देखोगे, आप पेपर्स पढ़ोगे या आप देखोगे कि एन की वैल्यू अलग अलग साइट्स पे क्या होती है, तो वो बहुत कम वेरी करता है। जहाँ तक मुझे याद है, एक जगह मैंने एन की वैल्यू देखी थी 0.025 और उससे 10 किलोमीटर की दूरी पे एन की वैल्यू 0.024। तो ये तो बहुत मिनिमल डिफरेंस आता है वैल्यूज़ के बीच में। तो इसलिए इसको कांस्टेंट मानना इज़ अ वेरी वेरी नाइस एजम्पशन एंड वेरी वेरी रियलिस्टिक एजम्पशन। प्रिज्मेटिक चैनल, अब क्या बोल रहा है कि चैनल प्रिज्मेटिक हो। चैनल प्रिज्मेटिक होने से क्या होगा, वह चैनल प्रिज्मेटिक होने से हमें क्या होगा कि ओवरऑल देखो, फिर आप वहीं पहुंच जाओगे कि चैनल अगर प्रिज्मेटिक है तो आपका फ्लो रेट या फ्लो डेप्थ या फ्लो वेलोसिटी सब कांस्टेंट रहेगा एंड ऑल अलोंग द चैनल, एंड इसकी वजह से आपका जो एनालिसिस है वो मच सिंपलर हो जाता है। तो ये चीज़ एनर्जी जो रिलेशन आपको मैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में दिखा रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी का जो मैं आपको वेरिएशन पहले भी मैंने बताया हुआ है, वो क्या बताया है, जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। और यहाँ पे फिर से हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी वाला चीज़ आपको बताया था ना, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम जो ओवरऑल हाइड्रोलिक ओवरऑल जो एनर्जी है, एनर्जी हेड है, उसको दो टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। एक टर्म डेटम का होगा, एक होगा वाटर डेप्थ प्लस वाटर वेलोसिटी वाला हेड। तो मैंने आपको बोला था कि ये इसलिए हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में पढ़ते हैं क्योंकि हमें चैनल क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे सब चीज़ समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भी जब हम यूज़ करेंगे तो दो पार्ट में एनर्जी को, जो नॉर्मली 3 पार्ट में टूटा होता है, जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g में, अब उसको 2 ही पार्ट में पढ़ेंगे। एक जेड प्लस दोनों जो बाकी y प्लस वी स्क्वायर बाई 2g है, उसको कंबाइंड एज वन, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी के टर्म्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो हमें क्या है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमने पढ़ा कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं और एनर्जी हेड कैसे वेरी करता है। एनर्जी हेड तो पहले भी पढ़ा हुआ था हमने, और स्पेसिफिक एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा एंड गोल है वाटर प्रोफाइल को समझना। तो वाटर प्रोफाइल को समझने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी हमें समझना ज़रूरी है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को कैसे निकाल सकते हैं, only method that we have to calculate rate of change of anything is with differentiation। तो हम लोग क्या करते हैं, x जो है आपका पोजीशन है, तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम एनर्जी हेड को डिफ्रेंशिएट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी चेंज के एस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी हेड H विच इज़ द समेशन ऑफ Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, हम एक एक टर्म को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब हम टोटल हेड को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, क्योंकि वो टोटल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है, तो स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन के रूप में आपको dH बाई dx रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको हम लोग माइनस एस एफ बोलते हैं। अब माइनस एस एफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो एनर्जी जो है कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर सकती। तो इंक्रीज़ क्या होगा, मान लो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो एनर्जी है,
वो फ्रिक्शन की वजह से ओवरऑल वाटर का एनर्जी कम ही हो रहा होगा। अगर आपको ओवरऑल वाटर की एनर्जी इंक्रीज़ करनी है तो उसमें एडिशनल आपको एनर्जी डालना होगा, जो कि हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह से डाला जाता है। लेकिन हमें वो करना नहीं, हमें क्या है कि एक कंट्रोल वॉल्यूम लेना है, कंट्रोल वॉल्यूम में वाटर फ्लो कराना है, उसकी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। तो नॉर्मली अगर आप फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो फ्रिक्शन हमेशा निगेटिव में एक्ट करता है फ्लो के। तो किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से अगर आप आगे वाले सेक्शन में जाओगे तो आपका एनर्जी हमेशा डिक्रीज ही हो रहा होगा। तो सिंस हमेशा एनर्जी डिक्रीज हो रहा होगा तो इसलिए dH/dx आपको निगेटिव में वो आती है वैल्यू। और हम लोग नॉर्मली हर बार इस पॉइंट से उस पॉइंट कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हमें सिर्फ सिंगल टर्म्स में दिया होता है, इसलिए साइन को मतलब माइनस साइन को ऑलरेडी हम लोग फार्मूला में ही इंक्लूड कर देते हैं और -SF लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा है dZ/dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेटम विथ रेस्पेक्ट टू बेड स्लोप। अब बोल रहा है कि डेटम का जो है, जो जेड वैल्यू है, वो किस तरह से चेंज होगी विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। तो उसको हम लोग बेड स्लोप के रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेटम, दैट इज बेड स्लोप, वी रिप्रेजेंट इट बाय S0। ओके। तीसरा है dy/dx। dy/dx क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर डेप्थ विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन। इसको मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो डेप्थ है वो जैसे जैसे x के साथ चेंज होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो एक्चुअली वो वाटर सरफेस प्रोफाइल है, जो आप इस स्क्रीन पे यहाँ पे वाटर सरफेस का प्रोफाइल देख रहे थे, वो वही तो है। तो आप जब dy/dx रिप्रेजेंट करते हो, वो बेसिकली आपका वाटर सरफेस प्रोफाइल हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद वाला टर्म है d/dx v2^2g। अब इसको क्या कहते हैं? ये होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी हेड। v²/2g आपका वेलोसिटी हेड है। अब वेलोसिटी हेड टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी, वेलोसिटी हेड पोजीशन के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है वो किससे पता चलेगा? स्लोप ऑफ वेलोसिटी हेड से पता चलेगा। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि वेलोसिटी हेड में सिर्फ वेलोसिटी ही तो वेरी कर रही है, आपका ग्रेविटी तो नहीं वेरी कर रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? वो बेसिकली वो आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका लास्ट वाला टर्म dv/dx आएगा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x। बट हम लोग इसको क्रूड फॉर्म में इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमको वेलोसिटी हेड का टोटल ओवर, बिकॉज सारी चीज़ हमने हेड वाटर हेड के टर्म्स में बात किए हैं, तो इसको भी हम लोग वेलोसिटी हेड के टर्म्स में रखते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंपलर हो पाए। अच्छा, डायनेमिक इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वैलिड फ्लो। मैंने आपको याद है जब वो पहले भी मैं फ्रॉड नंबर के रिलेटेड या क्रिटिकल फ्लो वगैरह के रिलेटेड फ्रॉड नंबर को जब कैलकुलेट कर रहा था, FR=1 करता था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था? फ्रॉड नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया था, या वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था Q और A के टर्म्स में। उस समय भी मैंने बताया था कि ऐसा इसलिए हमने किया था कि वेलोसिटी तो आप हर बार निकालने से अच्छा, वेलोसिटी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, आपको फ्लो रेट पता होगा, चैनल डायमेंशंस पता होंगे, तो आप वहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। नॉर्मली क्या होता है, जो भी फ्लो मेजर्ड होता है वो क्यू के टर्म्स में, फ्लो रेट के टर्म्स में मेजर होता है। चैनल डायमेंशंस आपको उस पर्टिकुलर लोकेशन का मालूम है, आप वहाँ से जाके वेलोसिटी निकालते हो, वेलोसिटी हेड निकालते हो। तो अगर अच्छा नहीं होगा अगर हम उस वेलोसिटी को बेसिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। बेसिक टर्म्स में जो हम बेसिक टर्म्स का मतलब क्या हुआ? बेसिक टर्म्स का मतलब हुआ कि जो हमें बड़ी इजीली मालूम होगा, हमें बड़ी इजीली क्या क्या मालूम होगा। क्यों हमें नॉर्मली प्रैक्टिस है क्यों मेज़र करने का, चलो वो हमें मिल गया। चैनल डायमेंशंस तो प्रिज्मेटिक मान रहे हैं, तो एक बार किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना तो 10, 50, 20, 100 लोकेशन पे हमें पता है। तो हम ऐसा फॉर्मूलेशन चाहते हैं जिसमें कि बस चैनल डायमेंशंस डालें और हमें वैल्यू मिल जाए। अगर प्रिज्मेटिक नहीं भी मानते हैं, थोड़ा सा चैनल में चेंज भी हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर बार वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करनी है। आपको पता चल गया कि अरे भाई टॉप विथ अभी मान लो 2 मीटर था, आगे चढ़ के 2.2 हो गया, बाकी सब डिमेंशन सेम है। तो आप क्या करोगे? उस रादर देन कैलकुलेटिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया देन गोइंग ऑन टू कैलकुलेट द वेलोसिटी फ्रॉम फ्लो रेट, इंस्टेड व्हाट इज ईजियर फॉर यू टू डू, you just check what is the difference in that geometrical parameter you are looking at, that is maybe top width or maybe depth, and based on that you can directly put in the equation, and you can easily find the changing parameters, and thereby calculating change in water depth with respect to x with respect to position and
ऑल अदर क्वांटिटीज, जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये समझाया था। तो मैं इसको डेरिवेशन को इसमें समझाने वाला नहीं हूँ, बस मैंने यहाँ लिख दिया है। बट मेन थिंग आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये फॉर्मूला। आपको इस फॉर्मूला को याद रखना चाहिए कि जब हम लोग एनर्जी इक्वेशन में ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का एनर्जी इक्वेशन में जब उसके एजम्पशंस के साथ हम लोग ये सब्सटीट्यूट करते हैं ऑल द टर्म्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब आ जाता है, वेयर टी इज़ द टॉप विथ, पिछले क्लास में भी बताया था, ए इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एस एफ इज़ द राइट नाउ आई टोल्ड यू एस एफ इज़ द एनर्जी स्लोप, एस नॉट इज़ द बेड स्लोप, एंड विथ दिस यू कैन हैव डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर डेप्थ पता है, तो आप वाटर डेप्थ के प्रोफाइल को भी जान सकते हैं, क्योंकि कैलकुलस से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, और इसमें आप y की वैल्यू, बाउंड्री कंडीशंस आपको पता है, तो आप y का एक इक्वेशन निकाल सकते हो। तो दिस इज़ हाउ द डेरिवेशन ऑफ डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज डन। ओके, अब जितने जी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसके इक्वेशंस में आपको इसके इक्वेशंस के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले क्लास में कराऊंगा। अभी आपको मैंने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लास्ट क्लास में भी कोई क्वेश्चन नहीं कराए थे, इस क्लास में भी कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इन सारे के क्वेश्चन मैंने सोचा है कि एक साथ आपको कराएंगे, ताकि एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप एक बार पूरा थ्योरी देख लोगे, फिर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उस अनुसार से रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल्स पे स्विच करके आप चीज़ें समझ पाओगे। अच्छा, डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन क्या है? टोटल हेड इन ओपन चैनल, अभी तो हमने क्या डिफरेंशिएट डायनेमिक इक्वेशन निकाला था ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का। अब उससे हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन क्या है। वो तो हम लोग वाटर प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी सेम टर्म्स में H इज़ टोटल एनर्जी हेड, E इज़ द स्पेसिफिक एनर्जी, Z इज़ द एलिवेशन हेड, उसके रिस्पेक्ट में जब डी ई बाई डी एक्स निकालते हैं तो वो आता है आपका एस नॉट माइनस एस एफ, वेयर एस नॉट इज़ द बेड स्लोप, एस एफ इज़ द फ्रिक्शन स्लोप। अब इससे देखो, इस फॉर्मूला से आप क्या समझ सकते हो, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। आपको ये फॉर्मूला भूल जाओ, आप नॉर्मली सोचो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कोई फ्लो हो रहा है और उससे आगे किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे सेक्शन पे जाते हैं, तो दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, मतलब वाटर में जो एनर्जी एक स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे था, वाटर में जो एनर्जी दूसरे वाले पोजीशन पे है, उसके बीच का हम डिफरेंस कैसे जानेंगे? तो उसके बीच का डिफरेंस कैसे जान सकते हो? आप ऐसे समझो कि किसी भी, आप जो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ते थे तो उसमें आप कैसे जानते थे कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या एनर्जी चेंज हुआ? तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन की एनर्जी पढ़ते थे, उसकी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन पे या टाइम पे उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते थे। और अगर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तो आप ऐसे सोचते थे कि अच्छा, उसके पास इतना एनर्जी पहले से था, एक्स्ट्रा फोर्स डालने की वजह से इतना एनर्जी आया, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ? बेसिकली जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स दिया उसकी वजह से जो एनर्जी आया वो हुआ। तो अगर हम यहाँ पे जब हम डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन पढ़ते हैं या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन पढ़ते हैं, तो वो बेसिकली टू थिंग्स की वजह से होता है। वो कौन से दो चीज़ है? एस नॉट और एस एफ। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये माना है कि हम कोई एक्सटर्नल हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह से एनर्जी नहीं डाल रहे हैं। उस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का चेंज इन एनर्जी थ्रू आउट उस कंट्रोल वॉल्यूम का एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन पढ़ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम की एनर्जी आएगी कहाँ से? एस नॉट और एस एफ से। कैसे होगा? एस नॉट आपका क्या है? वो बेड स्लोप है। बेड स्लोप अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वजह से ग्रेविटी फोर्सेस जनरेट होते हैं, mg साइन थीटा, मैंने समझाया था, वो फिजिक्स में भी है नॉर्मली। तो mg साइन थीटा एनर्जी बेसिकली उस फ्लो में जो एनर्जी है वो ग्रेविटी की वजह से है। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ग्रेविटी की वजह से वो एनर्जी उसमें आ रहा है। और एनर्जी लॉस किस वजह से हो रहा है? लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से। तो आपको जब आपने ऐसे यहाँ देखा होगा कि SF में बोल रहा था कि ओवरऑल एनर्जी लाइन फ्रिक्शन स्लोप, तो लॉस जो होगा वो सिर्फ ओनली चीज़ जो है अभी जो इस कंटेक्स्ट में पढ़ रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है।
तो अगर रेट ऑफ एनर्जी चेंज डालेंगे तो उसको एक तरह से समझ सकते हैं ग्रेविटी की वजह से कितना एनर्जी इंक्रीज़ हुआ और फ्रिक्शन की वजह से कितना एनर्जी डिक्रीज़ हुआ। इन दोनों से मतलब ग्रेविटी की वजह से जो इंक्रीज़ हुआ और फ्रिक्शन की वजह से जो डिक्रीज़ हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ग्रेविटी वाले से, तो ओवरऑल कितना एनर्जी उस पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम में गया वो हमें समझ आ जाएगा। तो इसलिए DE/dx इक्वल टू S0 माइनस SF। देखो ये फॉर्मूला तो सिंपल है, आराम से डिफ्रेंशिएट करके समझ जाओगे, लेकिन मेरा काम है आपको इंट्यूटिवली समझाना कि बेसिकली ये फिजिक्स में क्या मतलब है इसका। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको समझाई, तो उस अनुसार से आप समझना, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो प्रोफाइल। अभी तक आपने क्या देखा, आपने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में पूरे डिटेल जाने, एजम्पशन जाने, फिर आपने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर प्रोफाइल क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अब देखो हमारा मेन गोल था फ्लो प्रोफाइल पढ़ना। फ्लो प्रोफाइल क्यों पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वाटर डेप्थ कितना फ्लो कर रहा है ओवरऑल। देखो आपको अगर पूछा जाए कि मान लो कहीं पे बाढ़ आता है तो आप क्या बोलते हो, कितना पानी कितना चढ़ गया, 5 मीटर तो ज़्यादा हो गया, पानी कितना ऊपर आ गया, 10 फीट 12 फीट या 1 मीटर 1.5 मीटर, कितना पानी ऊपर आया। तो मेन आपका वाटर डेप्थ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कितना का वहाँ पे फोर्स हो। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाती, लेकिन आपको एक इंटेंसिटी का आइडिया लग जाता है। तो हाइड्रोलिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्लो डेप्थ। तो हम लोग अगर फ्लो प्रोफाइल समझ लें, फ्लो प्रोफाइल मतलब क्या हुआ, चेंजिंग पोजीशन के साथ फ्लो डेप्थ। तो अगर आप फ्लो प्रोफाइल समझ जाए तो आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और हमारा एंड गोल जो था ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को समझने का, वो है फोर्सेस कैलकुलेट करना। और फोर्सेस का प्री स्टेप क्या है, मतलब फोर्सेस निकालने से जस्ट पहले का स्टेप क्या है, वाटर डेप्थ को पढ़ना। वाटर डेप्थ मतलब फ्लो प्रोफाइल को पढ़ना। तो हम लोग फ्लो प्रोफाइल पे अब आ चुके हैं। तो इन ए गिवन चैनल द नॉर्मल डेप्थ एंड द क्रिटिकल डेप्थ आर फिक्स्ड इफ Q, N एंड S0 आर फिक्स्ड। तो बोला जा रहा है, देखो नॉर्मल डेप्थ भी मैंने समझाया था आपको शुरू में। नॉर्मल डेप्थ क्या होता है, वो डेप्थ ऑफ फ्लो होता है वाटर का, जो अगर चैनल यूनिफॉर्म फ्लो में जा रहा होता तो वाटर डेप्थ जो होता उसको नॉर्मल डेप्थ कहते हैं। और क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, क्रिटिकल डेप्थ बेसिकली आपको बताया था, क्रिटिकल डेप्थ इज द रेशियो ऑफ फ्लो इनर्शियल फोर्सेस अपॉन द ग्रेविटी फोर्सेस। सो इनर्शियल फोर्सेस अपॉन द ग्रेविटी फोर्सेस से आपको आइडिया लगता है कि कितना इनर्शिया है, वो ग्रेविटी कितना है। आपको याद है मैं बता रहा था कि क्रिटिकल फ्लो में बेसिकली आप ये समझ सकते हो, जब फ्रॉड नंबर 1 होता है तो जितना ग्रेविटी है उतना ही इनर्शिया है। इसका मतलब जो इनर्शियल फोर्स आ रहा है वो बेसिकली ग्रेविटी फोर्स की वजह से ही आ रहा है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसलिए अब हमने जो है नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ के टर्म्स में फ्लो प्रोफाइल समझेंगे। और क्या बोला जा रहा है, इन ए गिवन चैनल द नॉर्मल डेप्थ YN एंड द क्रिटिकल डेप्थ YC। किसी गिवन चैनल में नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ तब तक फिक्स रहता है जब तक आपका Q, N और S0 फिक्स है, वेयर Q इज़ द फ्लो रेट, N इज द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। अब अगर आप चेजिस इक्वेशन से निकाल रहे हो तो C कांस्टेंट रहेगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन के जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट रहेंगे। S0 आर फिक्स, दैट इज बेड स्लोप इज फिक्स्ड, जो कि हमारे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में हम लोग ये सारे एजम्पशन लेते हैं। इसलिए हम लोग फ्लो प्रोफाइल में डायरेक्टली ये चीज़ें लगा सकते हैं। हमारा नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ फिक्स होगा। क्रिटिकल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन चैनल, ये पहले भी बताया है, इसका फार्मूला बताया, सो आई एम नॉट गोइंग ओवर इट अगेन। आपके पास ये फार्मूला है। 3 पॉसिबल केसेस भी बताए थे कि क्रिटिकल डेप्थ के बारे में 3 पॉसिबल केसेस बताए थे कि सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल फ्लो या क्रिटिकल फ्लो होगा। ये दूसरा केस है, आई एम गोइंग टू से इट अगेन। सो ये 3 पॉसिबल रिलेशन बिटवीन नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ क्या एग्जिस्ट करते हैं। अगर नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से बड़ा हो, इसका मतलब कि स्लोप माइल्ड है। अगर नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों बराबर हो, इसका मतलब कि क्रिटिकल स्लोप है। और अगर क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से बड़ा हो जाए तो इसका मतलब क्या है, वो स्टीप स्लोप है, ठीक है। तो अब देखो ये याद रखना कि 3 पॉसिबल रिलेशंस क्या हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल स्लोप।
तो आप एक बात समझो कि अभी तो हमने नॉर्मल डेप्थ, पहले तो अभी तो हमने ये 3 स्लोप पढ़े, माइल्ड, क्रिटिकल, स्टीप। उसमें क्या था कि दोनों में आपका वाई एन भी आ रहा था और वाई सी भी आ रहा था, तो आपके लिए आसान हो जा रहा था आइडेंटिफाई करना कि आपका माइल्ड स्लोप है या आपका स्टीप स्लोप है या क्रिटिकल स्लोप है, आप वहाँ से समझ पा रहे थे। लेकिन अगर मान लो नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, अगर मान लो ऐसा केस हो जो नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट ही ना करे, तो क्या करोगे? नॉर्मल डेप्थ किस केसेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पहले वो समझते हैं। नॉर्मल डेप्थ बेसिकली है क्या? नॉर्मल डेप्थ वो वाटर डेप्थ है जो अगर फ्लो यूनिफॉर्म होता तो वो पर्टिकुलर डेप्थ एग्जिस्ट करता, उसे नॉर्मल डेप्थ कहते हैं। अब हॉरिजेंटल्स और नॉर्मल डेप्थ का डिफिनेशन क्या था? डिफिनेशन ये था कि फ्लो पैरामीटर यूनिफॉर्म हो। फ्लो पैरामीटर यूनिफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? जो उस वाटर सेक्शन पे फोर्स लग रहा है और मतलब जो उस वाटर सेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन में खींचना चाह रहा है, जो कि बेसिकली ग्रेविटी फोर्स, और उस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अगर वो दोनों बराबर हैं, तो वो दोनों अगर बराबर हैं तो हमारा नेट एक्सीलरेशन उस कंट्रोल वॉल्यूम में 0 होगा और फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा, और तभी हम नॉर्मल डेप्थ के बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखो, ये मान लो आपका बेड स्लोप है, बोल रहा है कि अच्छा ये हॉरिजेंटल स्लोप पे, अच्छा इसके पहले बताते हैं। जैसे मान लो ये कंट्रोल वॉल्यूम है, तो कंट्रोल वॉल्यूम ये हो गया, कंट्रोल वॉल्यूम पे ये ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो बोलता है नॉर्मल डेप्थ कब होगा? जब फ्रिक्शन इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन इक्वल टू ग्रेविटी हो जाएगा। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन इस रफनेस पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? बेड स्लोप पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मल डेप्थ कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारा बेड स्लोप एग्जिस्ट करे। तो अगर हमारा बेड स्लोप 0 है, मतलब कि अगर फ्लैट है, तो हमारा ग्रेविटी क्या है? 0 है। इसके ऊपर क्या है? ग्रेविटी 0 है। अगर ग्रेविटी 0 है, फ्रिक्शन तो 0 नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो इस पे एग्जिस्ट करता है। फ्रिक्शन तो कभी 0 नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो तो फ्रिक्शन तो इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ फ्लो हो भी रहा है कि नहीं। तो अगर वहाँ फ्लो हो रहा है तो फ्रिक्शन तो आएगा ही। या तो वाटर, अगर वहाँ पे पानी स्थिर है तो हमें ये फ्लो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो केस ही ख़त्म हो गया। लेकिन अगर फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहाँ ग्रेविटी 0 हो जाएगा। तो वैसे केस क्या है? ये अनरियलिस्टिक केस है बेसिकली। तो हॉरिजेंटल स्लोप में आपका नॉर्मल, अनरियलिस्टिक केस है, मतलब बोल रहा था नॉर्मल डेप्थ का डेफिनेशन ही था जब ग्रेविटी और फ्रिक्शन बराबर हो जाए, और ग्रेविटी 0 हो गया, और 0 इक्वल टू 0 की केस तो फ्लो ही नहीं हो रहा। 0 इक्वल टू 0 तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो ग्रेविटी फोर्स 0 है लेकिन फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका कभी भी नॉर्मल डेप्थ का केस उसमें आएगा ही नहीं। तो इस केस में क्या है? नॉर्मल डेप्थ इन्फिनिटी पे माना जाता है, तो बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट माना जाता है। तो इसलिए नॉर्मल डेप्थ के केस, इसलिए हॉरिजेंटल स्लोप के केस में आपको नॉर्मल डेप्थ मिलता ही नहीं है। अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरा एडवर्स स्लोप। अगर मान लो स्लोप ऐसा है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो ग्रेविटी तो आपका फ्रिक्शन के सपोर्ट में आ जाएगा ना, मतलब फ्रिक्शन तो फ्लो के अगेंस्ट में रखता है, लेकिन ग्रेविटी आपका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और पहली बात, इस डायरेक्शन में आप ओपन चैनल फ्लो, अगर आपको एडवर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो कराना है तो आपको पंप देना पड़ेगा, एनर्जी एक्स्ट्रा देना, एनर्जी उसमें इनपुट करना पड़ेगा। लेकिन ओपन चैनल फ्लो नेचुरल फ्लो की बात करते हैं, वहाँ हमें हाइड्रोलिक पंप्स और एक्स्ट्रा एनर्जी की बात ही नहीं करनी। तो हमारा जो ओपन चैनल फ्लो है, जिसका हमारा मेन रीजन जो है, कंसर्न जो है पढ़ने का, उसमें एडवर्स फ्लो इनकाउंटर ही नहीं करेंगे, और जहाँ इनकाउंटर करेंगे वहाँ पे हम लोग ये यूज़ ही नहीं करेंगे। तो दैट इज़ वाई वी डू नॉट स्टडी पर्टिकुलरली दिस थिंग। और नॉर्मल डेप्थ तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, क्योंकि आप देखो नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? नॉर्मल डेप्थ एग्जिस्ट करने के लिए जो उसका सपोर्टिंग फोर्स है और रेजिस्टिंग फोर्स है, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आपका सपोर्टिंग और रेजिस्टिंग के अलावा आप एक्स्ट्रा एनर्जी डालोगे तभी फ्लो हो पाएगा। सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड into your open channel flow studies। अच्छा,
अब मान लो अभी जो पहले पहले जो ये 3 केसेस पढ़े, ये 3 केसेस पढ़े और ये 2 केसेस जो हाइपोथेटिकल भी हों लेकिन केसेस तो हैं, तो उन केसेस को अगर सब कंबाइंड करते हैं तो हमारा क्या क्या 5 कैटेगरी चैनल के क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं। पहला है माइल्ड। माइल्ड कब होगा, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने। माइल्ड कब होगा, जब नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर हो। इसका मतलब सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ। सब क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, इसका मतलब नॉर्मल डेप्थ पे, नॉर्मल डेप्थ की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल से बड़ी है, तो वो सब क्रिटिकल है और उसको एम से डिनोट करते हैं। स्टीप स्लोप क्या है, स्टीप स्लोप को एस से डिपेंड करते हैं। उसमें क्या होता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ, दैट मीन्स अगर नॉर्मल डेप्थ पे वाटर फ्लो हो रही है तो वो वाई उससे वो वाई से छोटा है, सुपर मतलब क्रिटिकल फ्लो से डेप्थ कम है, तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो गया। क्रिटिकल क्या हुआ, जिसको सी से डिनोट करते हैं। सी में नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों बराबर हो जाएंगे तो उसको क्रिटिकल डेप्थ एट नॉर्मल डेप्थ, क्रिटिकल फ्लो एट नॉर्मल डेप्थ कहेंगे। ये तो 3 रियलिस्टिक सिनारियो हो गए, लेकिन उसके अलावा 2 हाइपोथेटिकल सिनारियो भी मैंने बताए थे, हॉरिजेंटल बेड और एडवर्स स्लोप। आप देखो इसमें रिमार्क्स में क्या लिखा है, पहले केस में तो देखो एस नॉट इक्वल टू 0, एस नॉट लेस देन 0, तो हम लोग बेड स्लोप एक में निगेटिव है, एक में बेड स्लोप 0 है। इन दोनों ही केसेस में मैंने अभी आपको समझाया कि यूनिफॉर्म फ्लो ऑकर ही नहीं कर सकता, यूनिफॉर्म फ्लो नहीं ऑकर कर सकता। तो ये 2 हाइपोथेटिकल टाइप के केस हो गए। मतलब एडवर्स स्लोप में आप एनर्जी इनपुट करा के फ्लो करा सकते हो, ऐसा नहीं कि एडवर्स स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो हमारे ओपन चैनल फ्लो के स्टडीज़ में हमें इस्तेमाल नहीं होता। और लेकिन बट क्राइटेरिया नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड, क्राइटेरिया उसका है कि उसमें यूनिफॉर्म फ्लो ऑकर ही नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसके बारे में भी नहीं देख रहे। अच्छा, अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल बॉटम स्लोप्स। अब वो सेम चीज़ जो अभी आपने ये चैनल स्लोप का दिया, चैनल बॉटम स्लोप का, उसमें हम लोग डायग्राम के रूप में समझते हैं। सबसे पहला माइल्ड स्लोप। माइल्ड स्लोप में मैंने क्या बोला, क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होगा नॉर्मल डेप्थ। ओके, हो गया भाई, पहले इमेज में देखो क्रिटिकल डेप्थ से नॉर्मल डेप्थ ज़्यादा है, एस नॉट भी पॉजिटिव है। नॉर्मल डेप्थ वाली लाइन को एनडीएल बोलते हैं और क्रिटिकल डेप्थ वाली लाइन को सीडीएल कहते हैं। तो अगर मान लो एनडीएल और सीडीएल दोनों अलग अलग डेप्थ हैं तो आपके कितने रीजन लाई करेंगे फ्लो के। अगर मान लो वाई कोई फ्लो हो रहा है, या तो यहाँ से फ्लो होगा, ये होगा वाई, या तो यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है, या यहाँ से फ्लो होगा, या इन दोनों में से किसी लाइन से फ्लो होगा, ठीक है। जो लाइन पे फ्लो कर रहा है वो तो नॉर्मल डेप्थ या क्रिटिकल डेप्थ ऑलरेडी हमारा नाम है ही। हमें क्या कंसर्न है, कंसर्न है कि अगर मान लो उसके बीच के रीजन से फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो हमने क्लासिफिकेशन के लिए क्या किया, रीजन्स बांट दिए हैं। अगर मान लो जो भी टॉप पे है, एनडीएल है या सीडीएल है, उसके भी ऊपर कोई फ्लो हो रही है तो वो रीजन 1 है। जो 2 लाइन है, ये लाइन इंटरचेंज हो सकते हैं, या एनडीएल की जगह सीडीएल हो सकता है, सीडीएल की जगह एनडीएल हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो आपके रीजन तो बनेंगे। तो हमें क्या हो रहा है, मतलब कौन सा डेप्थ ऊपर है कौन सा डेप्थ नीचे है, उससे तो आप स्लोप को क्लासीफाई कर दोगे। लेकिन अगर फ्लो रीजन देखो तो फ्लो रीजन तो आपके 3 ही होंगे। एक होगा जो ऊपर वाले लाइन से एकदम ऊपर हो, उसको रीजन 1 कहते हैं। जो दोनों 2 लाइन के बीच में फ्लो हो रही है उसको रीजन 2 कहते हैं। और जो बेड सरफेस से लेके पहले लाइन के बीच में फ्लो हो रही है उसको रीजन 3 कहते हैं। तो माइल्ड स्लोप पे 3 रीजन्स हो गए। सिमिलरली स्टीप स्लोप पे 3 रीजन होंगे, लेकिन क्या डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस यही हो जाएगा कि माइल्ड स्लोप के रिस्पेक्ट में जब हम स्टीप स्लोप को देखते हैं तो सीडीएल और एनडीएल, दैट इज क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन, अपने पोजीशन इंटरचेंज कर लेता है। मतलब माइल्ड स्लोप में पहले एनडीएल ऊपर था, क्रिटिकल स्टीप स्लोप के केस में सीडीएल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला 2 केस हो गया माइल्ड स्लोप का और स्टीप स्लोप का। अच्छा, क्रिटिकल स्लोप में क्या होगा, क्रिटिकल स्लोप में आपका वाई नॉट और वाई सी बराबर हो जाएगा। जो नॉर्मल डेप्थ है, जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ के बराबर हो जाएगा। तो नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ बराबर हो जाएगा तो जो ये जो रीजन 2 था ये पूरा वेनिश हो जाएगा, वो दोनों एक लाइन में चिपक गए। तो आपके पास 2 ही रीजन बचेंगे, या तो रीजन 1 या रीजन 3। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये एनडीएल और सीडीएल पढ़ रहे हैं
तो आप याद करो नॉर्मल मैंने एनडीएल के साथ क्या एसोसिएट किया था, एनडीएल के साथ दो चीज़ एसोसिएट किया था, एक फ्रिक्शन किया था, एक ग्रेविटी किया था, ठीक है, एक फ्रिक्शन किया था, एक ग्रेविटी किया था। सीडीएल के साथ क्या आया था, इनर्शियल फोर्सेस आए थे और ग्रेविटी फोर्सेस आए थे। तो हम लोग ये समझते हैं कि हमें जो ये चैनल प्रोफाइल समझने में इन दोनों के बारे में ही पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो ये पर्टिकुलर फ्लो की बात कर रहे हो तो आप पहले ये समझो कि हम लोग ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ करते हैं। ट्रांजिशन हम लोग करते हैं फ्रिक्शन, दोनों देखो दोनों में कॉमन क्या है, ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटी इन दोनों चीज़ों को जोड़ रही है। तो हम एनडीएल और सीडीएल के थ्रू क्यों जाते हैं, तो समझो जैसे ये कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम का जो ये विथ रीजन है, इसी की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है। तो एनडीएल का डिफिनेशन क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो ग्रेविटी के बराबर हो। अच्छा, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो ये टाउ है और इस टाउ स्ट्रेस है इसका और इसका एरिया ए है, तो टाउ इंटू ए करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स पता चल जाएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स क्या लग रहा था, इस कंट्रोल वॉल्यूम को डेंसिटी से अगर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके जी से मल्टीप्लाई कर दोगे और साइन थीटा इस थीटा की वजह से, तो बेसिकली ये आपको ग्रेविटी फोर्स आ जाएगा। अच्छा, अब टाउ इंटू ए इक्वल टू रो वी जी साइन थीटा जब बराबर होगा तो नॉर्मल डेप्थ आएगा। अब देखो नॉर्मल डेप्थ क्यों देखो इम्पोर्टेंट क्या है, जब स्लोप हम चेंज करते हैं तो हमारा नॉर्मल डेप्थ क्यों चेंज हो जाता है, देखो क्यों चेंज होता है। तो जब आपका स्लोप छोटा है इसका मतलब ये साइन थीटा का टर्म छोटा है, साइन 0 इक्वल टू 0 और साइन 90 इक्वल टू 1, तो 0 से 1 की ओर बढ़ते हैं, मतलब साइन हमारा क्या है, ऐसे करके ये इंक्रीजिंग है, वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है उसकी। तो जब माइल्ड स्लोप है तो ये साइन थीटा बहुत छोटा है, तो इस ये जो आपका अच्छा वो साइन थीटा छोटा है मतलब ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू लेस हो गई, ठीक है। अब फ्रिक्शन की ओर आते हैं, फ्रिक्शन पे जंप करते हैं। फ्रिक्शन तो आपका अगर वो कंट्रोल वॉल्यूम बराबर है दोनों के केस में, इसमें भी जो कंट्रोल वॉल्यूम है और इसमें भी जो कंट्रोल वॉल्यूम है वो अगर बराबर है, तो इसका मतलब ये विथ भी आपका कंट्रोल वॉल्यूम की अगर विथ मान लो सेम मान लो, इस कंट्रोल वॉल्यूम की विथ डब्लू थी, इसकी भी विथ डब्लू थी, तो जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका ये विथ पे डिपेंड करेगा और विथ इसको मानो, जो इस अलोंग है उसको विथ मानो, मतलब कैसे मैं बोलूँ, इनसाइड जो अंदर की ओर जो जा रहा है उसमें जो विथ है इसको मान लो डेल्टा एक्स मानते हैं, इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं। ये आपको मैं बस कंसेप्चुअली समझा रहा हूँ, इसका आपको डेरिवेशन वगैरह कहीं इस्तेमाल नहीं पड़ेगा, बस एक आपको ये आइडिया नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। तो ये x जो है ये आपका क्या है, ये x विथ ये क्रॉस सेक्शन का लेंथ कह सकते हो विथ दूसरे डायरेक्शन में है, तो ये a जो हो जाएगा w इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब w इंटू डेल्टा एक्स तो आपका माइल्ड और इसके केस में दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो माइल्ड में भी फ्रिक्शनल फोर्स माइल्ड और स्टीप में दोनों केस में बराबर है। चेंज क्या हो रहा है, अब नॉर्मल डेप्थ आपका डिफिनेशन क्या है, जब फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो जाए ग्रेविटी फोर्स के, तो सिंस स्टीप और माइल्ड में फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है तो इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स भी आपको दोनों में बराबर लाना पड़ेगा। अच्छा, बराबर लाना पड़ेगा इसका मतलब रो वी जी साइन थीटा दोनों केस में आपका बराबर होना चाहिए, ठीक है। रो तो बताओ हमारा वाटर का है, दोनों कांस्टेंट ही है, जी भी हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा क्या चेंज हो रहा है, वी यहाँ पे वॉल्यूम है याद रखना, तो वॉल्यूम और साइन थीटा, वॉल्यूम इंटू साइन थीटा चेंज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम इंटू साइन थीटा में आप क्या देख सकते हो, जब अगर आपका ये डेल्टा एक्स और ये डब्लू दोनों बराबर है तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डब्लू इंटू वाई इंटू साइन थीटा। अच्छा, तो मैंने बोला डेल्टा एक्स भी कांस्टेंट है, डब्लू भी कांस्टेंट है, तो आपका टर्म क्या बचा, यहाँ से देखो यहाँ आ रहे हैं, टर्म क्या बचा, वाई साइन थीटा,
मतलब वाई साइन थीटा ही आपको बराबर रहना पड़ेगा दोनों केस में, अगर आपको नॉर्मल डेप्थ निकालना है तो। अच्छा, तो साइन थीटा स्टीप स्लोप में, माइल्ड स्लोप में साइन थीटा की वैल्यू लेस होती है, और ये माइल्ड के केस में लेस होती है, और स्टीप के केस में साइन थीटा ज़्यादा होता है। लेकिन मेरा क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट दोनों में बराबर चाहिए। तो दोनों में अगर प्रोडक्ट बराबर चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो जहाँ पे साइन थीटा लेस है वहाँ पे वाई ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बराबर रखना है। और जहाँ पे साइन थीटा लेस है, जहाँ पे साइन थीटा ज़्यादा है वहाँ पे वाई लेस होगा। इसीलिए आप देखोगे माइल्ड स्लोप में जो है एनडीएल का जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो जाता है, और स्टीप के केस में एनडीएल का डेप्थ छोटा हो जाता है। और जहाँ तक क्रिटिकल डेप्थ की बात है, क्रिटिकल डेप्थ तो डिपेंड करता है कि आपका इनर्शिया कितना है और ग्रेविटी कितना है। तो इनर्शिया वो ऑल टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट है, और वो चैनल टाइप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इनर्शिया आपका जो फ्लो का जो अपना इनर्शिया है, और जो ग्रेविटी है वो स्लोप के साथ भी चेंज हो रहा है, दोनों में सेम वेरिएशन है। तो क्रिटिकल डेप्थ मोर और लेस आप कह सकते हो कि एक ऐसा पैरामीटर है वो जो डायरेक्टली स्लोप टाइप पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें दोनों पैरामीटर साथ चेंज हो रहे हैं। बट नॉर्मल डेप्थ के केस में फ्रिक्शन आपका दोनों केस में बराबर रहता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करने लग जाता है। तो इसलिए नॉर्मल डेप्थ जो है आपका ओवरऑल बहुत वेरी करता है चैनल क्रॉस सेक्शन के साथ। इसीलिए आप जब देखते हो तो आप देखोगे कि अलग अलग चैनल टाइप में नॉर्मल डेप्थ चेंज हो रहा है, और उसके वहाँ से वाटर फ्लो प्रोफाइल को स्टडी करना हमारे लिए क्रिटिकल डेप्थ के साथ कंपेयर करना आसान हो जाता है। और क्रिटिकल डेप्थ ही हम क्यों चुनते हैं, क्रिटिकल डेप्थ इसलिए चुनते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ एक रेशियो है। क्रिटिकल डेप्थ का कैलकुलेशन ही उस पॉइंट से होता है जब आपका इनर्शिया और ग्रेविटी बराबर हो। इसका मतलब जो इनर्शिया फोर्सेस उसमें आ रहे हैं वो ग्रेविटी फोर्सेस की वजह से आ रहे हैं। तो आपको इससे आइडिया लगने लग जाता है कि फ्लो कहाँ से कहाँ कैसे कैसे होगा। ठीक है, ये एक ओवरऑल थिंग था। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो माइल्ड स्लोप में मैंने बोला कि वाई नॉट मतलब नॉर्मल डेप्थ सीडीएल से बड़ा हो, स्टीप स्लोप में सीडीएल नॉर्मल डेप्थ से बड़ा होता है, और क्रिटिकल में दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वहाँ रीजन 2 वेनिश हो जाता है। हॉरिजेंटल बेड के केस में आते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बोला था, हॉरिजेंटल बेड और एडवर्स स्लोप के केस में जो नॉर्मल डेप्थ है वो आपका इन्फिनिटी पे लाई करता है। तो अगर वो इन्फिनिटी पे लाई करता है तो इन्फिनिटी से ऊपर कुछ है ही नहीं। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता था कि अगर टॉप वाला जो लाइन है उसके ऊपर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो रीजन 1 के अंदर आता है। अब सिंस नॉर्मल डेप्थ आपका इन्फिनिटी पे है और इन्फिनिटी से ऊपर कुछ हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आपका जो रीजन 1 है वो लाई ही नहीं करेगा, रीजन 1 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपके पास दो कौन से रीजन आ जाएंगे, रीजन 2 एंड रीजन 3, एंड सिमिलर इन एडवर्स स्लोप 2। तो ये 5 सिनारियो मैंने आपको फिगर के साथ समझा है। अच्छा, अब इसके के साथ क्या है, इस तरह के वाटर इस क्लासिफिकेशन के बाद, इस चैनल स्लोप क्लासिफिकेशन के बाद और रीजन ऑफ फ्लो समझाने के बाद इसमें 12 पॉसिबल टाइप आ सकते हैं। 12 पॉसिबल टाइप क्या क्या हो सकते हैं ये यहीं से समझ जाओगे क्या हो सकते हैं 12 पॉसिबल टाइप। एक, यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसी के बारे में यहाँ टेबल के फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया है कि कौन सा माइल्ड स्लोप होगा, कौन सा स्टीप स्लोप होगा। बस याद रखना कि माइल्ड स्लोप का जो हमने स्मॉल नेम या एक्रोनिम यूज़ किया था वो M किया था, स्टीप स्लोप का S किया था, क्रिटिकल स्लोप का C किया था, हॉरिजेंटल का H और एडवर्स का A, और जो रीजन्स 1 2 एंड 3 हैं वो सारे सबस्क्रिप्ट में थे। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल स्लोप क्या क्या है, उसके बाद रीजन ऑफ फ्लो क्या बनता है, जब हम नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ को हम लोग समझते हैं तो रीजन ऑफ फ्लो क्या बनता है, और उसके बेसिस पे जो 12 पॉसिबल रीजन थे उसके हमने नाम दे दिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है समझना। अच्छा, तो फ्लो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो प्रोफाइल क्लासिफिकेशन क्या है, फ्लो प्रोफाइल हमें समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम फ्लो प्रोफाइल समझते हैं तो इससे हमें फ्लो डेप्थ का आइडिया लगता है कि वो चैनल के साथ कैसे वेरी कर रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको फ्लो डेप्थ का आइडिया है तो आप इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, मतलब आप अंदाजे से समझ सकते हैं या कॉमन सेंस से समझ सकते हैं
कि एक आइडिया लग जाता है कि शायद कितना फोर्स वहाँ पे होगा या कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। जैसे फ्लड में नहीं बोलते कि इतना इतना डेप्थ वाटर का फ्लो हो रहा है, इसका मतलब पता लग जाता है अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा वाटर डेप्थ है, हो सकता है इसमें घर टूट जाए या ब्रिज गिर जाए। तो एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, इसलिए हमें फ्लो प्रोफाइल ओवरऑल जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, बाय आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ प्रोफाइल engineers can make a qualitative assessment of the water surface profile without performing डिटेल कैलकुलेशन। मैं आपको यही बोल रहा था पहले भी कि एक तो हम लोग सारे चीज़ को एकदम डिटेल से एक एक पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करें, लेकिन अगर वो कैलकुलेट करने बैठे तो हर जगह हर समय देखो जहाँ पे डिज़ाइन करना है वहाँ आप कैलकुलेट करोगे ही करोगे, लेकिन एक जो बोलते हो मोटा मोटी आइडिया लगना चाहिए, वो कैसे लगता है। मतलब जैसे आप स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करते हो तो ऐसे देख के बोल देते हो अच्छा स्पैन 10 मीटर का है तो इसमें बीम का थिकनेस इतना दे देंगे तो काम चल जाएगा। वो बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है। तो वो इंजीनियर्स का जो क्वालिटेटिव असेसमेंट है या जो ब्रॉडर सेंस में असेसमेंट है, उसके लिए हमें सरफेस प्रोफाइल डिटेल कैलकुलेशन के बिना जानना ज़रूरी है। ओके, इससे क्या होता है, क्विक प्रेडिक्शन आपको पता चल जाता है और फ्लो प्रोफाइल का एक्सपेक्टेड फ्लो प्रोफाइल बनाना आसान होता है। अच्छा, अब देखो मैंने M1, M2, M3 जो अलग अलग रीजन के लिए आपको प्रोफाइल थे वो ऑलरेडी बता दिए, लेकिन मैं अब ये बता रहा हूँ कि M1 प्रोफाइल कब बनता है। M1 प्रोफाइल मतलब क्या हुआ कि वो जो जब माइल्ड स्लोप की बात करेंगे तो हमारा नॉर्मल डेप्थ सबसे ऊपर है, याद करो माइल्ड स्लोप में हमारा नॉर्मल डेप्थ सबसे ऊपर है। तो M1 रीजन क्या हुआ, नॉर्मल डेप्थ के ऊपर अगर कोई फ्लो हो रहा है तो M1 माइल्ड स्लोप में नॉर्मल डेप्थ के ऊपर कोई फ्लो हो रहा है तो उसको M1 कहेंगे। ये कब बनता है, M1 प्रोफाइल इज मोस्ट कॉमन फॉर ऑल ग्रेजुअली वेरिंग प्रोफाइल्स। इट ऑकर्स व्हेन सब क्रिटिकल फ्लो माइल्ड स्लोप पे हो जिसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए कोई डाउन स्ट्रीम में किसी वियर से, डैम से, कंट्रोल से। अब देखो ये क्यों बन रहा है कि आप मान लो इसके पहले फ्लो जो भी था, यहाँ पे मान लो फ्लो यहाँ पे था या फ्लो यहाँ पे था, जहाँ भी था, लेकिन अगर कोई पे यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन को वाटर को कंस्ट्रक्शन से क्रॉस करने के लिए अपना डेप्थ बढ़ाना ही होगा। तो अगर वाटर अपना डेप्थ बढ़ाती है तो नॉर्मली फर्स्ट वाले रीजन में जाएगा ही जाएगा, फर्स्ट वाले रीजन में जाएगा। और अगर माइल्ड स्लोप के अंदर वो जाता है तो वो कौन सा प्रोफाइल अटेंड करेगा, वो प्रोफाइल अटेंड करेगा M1। M1 इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक वाटर। बैक वाटर इसलिए बोला जाता है कि किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा पानी ढकेला जाने सा महसूस होता है, इसलिए उसको हम लोग बैक वाटर कर्व भी कहते हैं। दिस प्रोफाइल में एक्सटेंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस अप स्ट्रीम बिफोर अप्रोचिंग द नॉर्मल डेप्थ। तो इसका जो डायग्राम है, इसके जो कंडीशंस हैं वो आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में आ सकते हैं। अच्छा, M2 प्रोफाइल कब बनेगा, M2 प्रोफाइल तब बनेगा जब सब क्रिटिकल फ्लो माइल्ड स्लोप पे सडन ड्रॉप फील करे। अच्छा, इसमें सडन ड्रॉप वाला एक डायग्राम आया नहीं, मैंने इसको डाला तो था, लेट मी चेक। ओके, ये यहाँ पे ड्रॉप होगा, ये डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है, जब आपको PPT भेजूंगा तो वो करेक्ट करके भेज दूंगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली ये ड्रॉप हो रहा है, इसको इग्नोर कर दो, ये गलत है। तो यहाँ पे अगर ड्रॉप हो रहा है ऐसे, तो ड्रॉप होने की वजह से जो प्रोफाइल बनेगा वो आपका M2 प्रोफाइल बनेगा। और उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन होते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजिशन में या कैनाल आउटलेट जब पूल में डिस्चार्ज हो रहा है उस समय ऐसा होता है। इस केस में क्या होता है, वाटर सरफेस ग्रेजुअली डिक्रीजेज इन द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन एंड अप्रोचेज द क्रिटिकल ग्रेडियंट लाइन। अब देखो जब फ्लो ड्रॉप हो रहा है तो फ्लो को ऊपर से नीचे आना ही होगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये सेकेंड रीजन में घुसेगा, और सेकेंड रीजन में घुसेगा तो वो सेकेंड 2 उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर माइल्ड स्लोप है तो वो M2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड है M3 प्रोफाइल। M3 प्रोफाइल क्या है कि एकदम जो थर्ड रीजन है, मतलब NDL CDL, अगर माइल्ड स्लोप की बात करें NDL सबसे ऊपर है, CDL उसके नीचे है, और अगर CDL के भी नीचे जा रहा है तब वो थर्ड रीजन में पहुंचेगा, मतलब फ्लो को सुपर क्रिटिकल होना पड़ेगा। तो M3 प्रोफाइल ऑकर्स व्हेन अ सुपर क्रिटिकल फ्लो एंटर्स ए माइल्ड स्लोप चैनल। तो अगर फ्लो सुपर क्रिटिकल फ्लो में घुसेगा तभी M3 बनेगा। ये कब होता है, जब एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पिलवे और स्लाइस गेट्स। देखो यहाँ पे इतना यहाँ पर से वाटर फ्लो, ये मान लो स्लाइस गेट है, तो स्लाइस गेट से वाटर फ्लो होने के लिए उसको वाटर को नीचे से फ्लो करना पड़ेगा, और नीचे से जब फ्लो करेगा तो वो M3 रीजन में घुसेगा ही घुसेगा।
तो आपको ये याद रखना है इन केसेस में कि किस कंडीशन में ये पर्टिकुलर फ्लो बनेगा, उस और इसका एक डायग्राम जो है किस पर्टिकुलर कंडीशन में बनेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। और बिगनिंग ऑफ M3 कर्व इज यूजुअली फॉलोड बाय अ शॉर्ट रीच ऑफ रैपिडली वेरिड फ्लो, जो बोल रहा है कि यहाँ पे रैपिडली वेरिड फ्लो बनेगा। ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह से M3 प्रोफाइल बन गया। अब सिमिलर फैशन में आपके S1, S2, S3 प्रोफाइल हैं, लेकिन इसमें सिमिलैरिटी क्या है, जिस जिस कंडीशन पे M1 प्रोफाइल बना था उसी कंडीशन पे S1 प्रोफाइल बनेगा। क्या क्या कंडीशन था आपको याद होगा, M1 भी बना था जब, तो M1 के लिए भी आपके कोई वियर्स या डैम या कंट्रोल स्ट्रक्चर जो वाटर डेप्थ को फर्स्ट रीजन में ले जा रहे थे, वैसा कुछ सिनारियो हो। देखो आपका इस केस में भी सेम सिनारियो है, बट डिफरेंस क्या है, उस केस में माइल्ड स्लोप था, इस केस में स्टीप स्लोप है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका NDL और CDL अपना पोजीशन स्विच कर रहा है, और इस वजह NDL और CDL बस पोजीशन स्विच कर रहा है, बाकी रीजन्स 1, 2, 3 सिमिलरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको जो कंडीशन M1 प्रोफाइल के लिए चाहिए वही कंडीशन S1 प्रोफाइल के लिए चाहिए। तो ड्यूरिंग द S1 प्रोफाइल द फ्लो चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल थ्रू हाइड्रोलिक जंप। अच्छा, ये याद रखना कि यहाँ पे CDL ऊपर है, तो CDL ऊपर है तो जो आपका सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल फ्लो का क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब मान लो अगर आप इस रीजन में पूरे फ्लो कर रहे हो तो ये पूरा सुपर क्रिटिकल का फ्लो है, डेप्थ वाटर डेप्थ के टर्म्स में करें, और ये पूरा सब क्रिटिकल का केस है। लेकिन पिछले केस में सिंस NDL ऊपर था तो इस तरह से आप CDL को नहीं, उस समय आपका जो सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो था, जैसे अभी ऊपर वाले लाइन से डिटरमाइन हो रहा है सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, और माइल्ड के केस में क्या हो रहा था कि नीचे वाले लाइन से डिफाइन हो रहा था सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल। बस यही डिफरेंस है स्टीप और माइल्ड स्लोप में। बाकी रीजन्स, जो रीजन है REGION रीजन्स जो हैं वो फ्लो क्लासिफिकेशन के लिए सेम रहेंगे। M1 के लिए भी आपको एक वियर या डैम चाहिए था, S1 में भी सेम केस है। सिमिलरली S2 प्रोफाइल को देखो, वहाँ भी ड्रॉप हमें चाहिए था, यहाँ भी देखो ये सडन ड्रॉप है, तभी S2 रीजन फॉर्म हो रहा है। सारे के डायग्राम याद रख लेना। इट ऑल्सो ऑकर्स एट अ ब्रेक इन ग्रेड। ब्रेक इन ग्रेड मतलब ग्रेड अचानक से चेंज हो जाए, बेसिकली वही है, स्टीप ड्रॉप हो जाए। द डेप्थ एट इंट्रेंस सेक्शन इज जनरली क्रिटिकल डेप्थ। इंट्रेंस सेक्शन पे जो डेप्थ होता है वो क्रिटिकल डेप्थ होता है S2 प्रोफाइल के केस में, और S2 प्रोफाइल टिपिकली शॉर्टर इन लेंथ होता है। S3 प्रोफाइल के साथ क्या है, अगेन रिमेंबर द थिंग, उस केस में स्लाइस गेट की वजह से डेप्थ बहुत कम हुआ था, तीसरे रीजन में पहुंचा था। इस केस में भी स्लाइस गेट की वजह से डेप्थ बहुत नीचे होना पड़ा फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए, और इसलिए हमारा यहाँ पे S3 प्रोफाइल बना। इट में ऑल्सो ऑकर व्हेन फ्लो पासेस फ्रॉम स्टीपर स्लोप टू लेस स्टीपर। अगर स्टीप स्लोप से लेस स्टीप जाएंगे जो यहाँ है, तो वहाँ पे भी ये फ्लो बन सकता है। ये सारे कंडीशंस याद रखने पड़ेंगे आपको, और इससे आप इंट्यूटिवली इसको जब ये याद रखोगे तब चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लैरिटी भी होते रहेगी, और एग्जाम्स में आप आसानी से बना भी पाओगे। द फ्लो रिमेन सुपर क्रिटिकल एंड द वाटर सरफेस लाइज बिलो क्रिटिकल डेप्थ लाइन। याद रखना, माइल्ड और स्टीप के केस में बस यही अंतर है कि क्रिटिकल और NDL, CDL और NDL अपना रिलेटिव पोजीशन चेंज करता है, लेकिन फिर भी रीजन ऑफ फ्लो डिसाइड करने के लिए बोथ माइल्ड और स्टीप के केसेस में सिनारियो सिमिलर होते हैं। S3 प्रोफाइल्स आर जनरली शॉर्ट इन लेंथ। ओके, और अब है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कंप्यूटेशन, जो कि मैं आज नहीं पढ़ाऊँगा, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। गिवन द रीजन, क्योंकि प्रोफाइल और ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की चीज़ें इतनी अलग हैं कंप्यूटेशन के साथ कि it would be better for you to understand if I teach those computations in the next class. So for now this particular part is fine. आप यहाँ तक चीज़ें ठीक है, आप इसको समझो, और बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।